एक समय की बात है। रतनपुर नाम के छोटे से गांव में दो बहनें, मीरा और सीमा, अपनी बूढ़ी मां सविता के साथ सादगी भरा जीवन बिताती थीं। दोनों बहनें आपस में बहुत प्रेम से रहती थीं। घर के काम हो या मां की सेवा, वे हर जिम्मेदारी मिलजुल कर निभाती थीं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। आखिर एक दिन ऐसा आया कि एक बहन ने दूसरी बहन को काट कर नदी में फेंक दिया। एक दिन गांव के कुछ लोग बरगद के पेड़ के नीचे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रजनी, तूने सुना गांव में कौन सी बात फैली है? लोगों का कहना है कि जंगल के पास वाली नदी से भयानक आवाजें आती हैं। मुझे लगता है कि उस नदी में कोई भयानक चुड़ैल है। हाँ, कल काका भी इस बारे में बात कर रहे थे। क्या सच में उस नदी में कोई चुड़ैल है? अगर चुड़ैल है तो वो दिखाई क्यों नहीं देती? अरे चुड़ैल वुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। इन वहमों से बाहर आ जाओ, वरना तुम हमेशा परेशान ही रहोगी। वही उधर सविता अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठी थी। तभी उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बेटियां बहुत मेहनती हैं। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कर दूं। मेरे सामने ही तुम दोनों का विवाह हो जाए तो मैं सुकून से मर सकूंगी। कल मुझे शांति देवी मिली थी। वो तुम दोनों के लिए रिश्ते बता रही थी। माँ, तुम हमेशा मरने की बात क्यों करती हो? मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऊपर वाला तुम्हें लंबी जिंदगी दे। माँ, मैं तो राकेश से ही शादी करूंगी। तुम तो जानती हो बचपन से मैं और राकेश एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। बेटी, लेकिन राकेश का स्वभाव मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। भले ही उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन उसके अंदर बहुत घमंड भी है। तू अच्छी तरह सोच ले। मैंने सोच लिया है माँ, मैं राकेश से ही शादी करूंगी। ठीक है मीरा, राकेश से बोल कि रिश्ता लेकर आए, तब मैं तेरा विवाह उससे कर दूंगी। और सीमा, अगर तुझे भी कोई पसंद हो तो बता दे। यहाँ तो सबको अपने मन की करनी है। नहीं माँ, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ शादी कर लूंगी। तुम चिंता मत करो। कुछ समय के बाद दोनों बहनों की शादी हो जाती है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ अपने अपने घरों की हो गई हैं। अब मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। मीरा की शादी एक अमीर घर में होती है, वहीं सीमा की शादी एक गरीब घर में होती है। एक दिन मीरा अपने पति राकेश से कहती है, अरे वाह, मेरा ससुराल तो कितना बड़ा और आलीशान है। ऊपर वाले ने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। सुनो मीरा, अब तुम मेरी पत्नी हो पत्नी। आज से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन तुम कभी मुझसे बहस नहीं करोगी, समझी ना? अजी, मैं आपसे कभी बहस नहीं करूंगी। माँ कहती है पति परमेश्वर होता है और वो जो कहे उसे पत्थर की लकीर समझ लेना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मीरा का पति अमीर जरूर था, लेकिन साथ ही वो बहुत लालची भी था। वहीं सीमा का पति गरीब होने के साथ साथ मेहनती भी था। सीमा, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम मेरे जीवन में लक्ष्मी बनकर आई हो। मैं अमीर तो नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहां कोई परेशानी न हो। मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूं और ज्यादा कमाने की कोशिश करता हूं। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे। अजी, कम हो या ज्यादा, मुझे तो बस आपका प्रेम चाहिए। प्रेम हर कमी को पूरा कर देता है। सीमा, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी समझदार पत्नी मिली। अब कुछ दिन गुजरते हैं और इधर मीरा का पति उसे भड़काना शुरू कर देता है। अरे मीरा, तेरी बहन तो बड़ी भोली बनती है, लेकिन वो मुझे भोली लगती नहीं है। उससे भोली तो तू है जो उसकी चाल को समझ नहीं पाती। मैं तुझे बता रहा हूं कि सीमा से जरा होशियार रहना, ये कभी भी तुझे ठग सकती है। नहीं नहीं जी, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। वो कभी भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरा काम था तुझे समझाना।
बाकी तेरी मर्जी है, तुझे जो ठीक लगे। अगले दिन अजी, माँ की बहुत तबीयत खराब है, मुझे उनके पास ले चलो। उनको 4 दिन से बहुत तेज बुखार है। ठीक है, चलो। अब मीरा और राकेश दोनों सविता के घर जाते हैं, जहां सीमा भी मौजूद होती है। दोनों बेटियों को देखकर सविता कहने लगती है, सीमा, मीरा, मेरी बेटियों, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी। अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना और कभी एक दूसरे से अलग मत होना। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहना बेटियों। कभी भी लालच मत करना और न ही किसी के साथ बेईमानी करना। तुम दोनों हमेशा ईमानदारी से जीवन जीना। मैं अब यह दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर सविता हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली जाती है। यह देखकर दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगती हैं। माँ, ये क्या हो गया माँ? तुम अपनी आंखें खोलो। तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अब दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। सविता के मरने के बाद अब राकेश मीरा को भड़काना शुरू कर देता है। मीरा, अब तो अम्मा भी जा चुकी हैं, अब तुझे किस बात का इंतजार है? अपना हिस्सा ले ले, वरना तेरी बहन सब हड़प कर जाएगी। मैंने उसे अपने पति से बातें करते हुए सुना था कि वो अम्मा की हर चीज अपने पास रखेगी। मीरा अपने पति की बातों में आ जाती है और कहती है, क्या सच में दीदी ने ऐसा कहा? माँ की हर चीज पर मेरा भी हक है और मैं अपना हक लेना खूब जानती हूँ। मैं भी देखती हूँ कि वो सब कुछ अकेले कैसे हड़प करती है। मीरा अब तुरंत अपनी बहन के घर जाती है और उससे बंटवारे की बात करती है। दीदी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं करूँगी, सीधी बात करूँगी। माँ तो जा चुकी हैं, अब उनकी जितनी भी जमा पूंजी है हमें आपस में चुपचाप बांट लेनी चाहिए। अभी तो माँ की मृत्यु हुई है और तुझे बंटवारे की पड़ी है। मुझे नहीं पता था कि माँ की आंखें बंद होते ही तू यह सब करेगी। जाकर बंटवारा कर ले। मेरे हिस्से में जो भी आएगा वह मैं आंखें बंद करके ले लूंगी। अब मीरा अपने पति के साथ मिलकर बंटवारा करती है। मीरा ज्यादा हिस्सा खुद रख लेती है और छोटा सा हिस्सा अपनी बहन सीमा को देती है। भाग्यवान, मीरा ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। उसने खुद ज्यादा हिस्सा रख लिया और तुम्हें छोटा सा हिस्सा दिया है। तुम्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं था। मेरा सब कुछ तो मेरी माँ के साथ चला गया। और रही बात हिस्से की, तो वो मेरी छोटी बहन है। ज्यादा रख भी लेगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो। ये जमीन जायदाद सब यहीं इसी दुनिया में रह जाने वाला है। हम सबके साथ तो बस हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। अब इधर धीरे धीरे करके राकेश मीरा को खूब भड़काता है और दोनों बहनों के बीच दरार आ जाती है। देख मीरा, तेरी बहन मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। मुझे देखकर मुंह फेर कर चली जाती है। इतना घमंड उसे किस बात का है? नहीं करती बात तो न करे। हम भी उससे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। जो मेरे पति की इज्जत न करे, मैं उसे देखना तक पसंद ना करूं। आज के बाद से आप भी उसकी तरफ नहीं देखोगे। अब कुछ दिन इसी तरह गुजरते हैं। एक दिन राकेश मन ही मन सोचता है, वाह वाह, इतना सब कुछ मेरे पास है। अब बस धीरे धीरे करके मैं सीमा से उसका हिस्सा भी छीन लूंगा और इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अब बस थोड़ा सा और मीरा को सीमा के खिलाफ भड़काना है, फिर मेरा काम हो जाएगा। अजी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं मीरा, आज तेरी माँ मेरे सपने में आई और कह रही थी कि सीमा को मेरी जायदाद में से हिस्सा नहीं देना चाहिए था। अब अगर दे दिया है तो वो हिस्सा उससे वापस ले लो, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या आपके सपने में मेरी माँ आई थी? दीदी के कारण माँ की आत्मा भटके,
ये मैं नहीं होने दूंगी। मैं दीदी से अपना हिस्सा वापस लेकर रहूंगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये बहुत आसान है। हमें बस सीमा को रास्ते से हटाना होगा और फिर सारा हिस्सा हमारा होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा। क्रोध की आग में जल रही मीरा को अब कुछ दिखाई नहीं देता। वह अब अपने पति के साथ मिलकर सीमा को मारने की योजना बनाती है। अब देखती हूँ कि सीमा दीदी को कौन बचाता है। जब वही नहीं रहेगी तो मुझसे हिस्से के बारे में कौन पूछेगा? अब एक रात राकेश और मीरा दोनों चुपके से सीमा के घर के बाहर जाते हैं और जानबूझकर अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ बचाओ बचाओ। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर इतनी अजीब आवाज कौन निकाल रहा है? और ये कौन मदद मांग रहा है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। अब सीमा वो आवाजें सुनकर बाहर आती है। तभी दोनों उसे मारकर एक बोरी में बंद कर लेते हैं। मीरा, जल्दी कर इसकी लाश के टुकड़ों को गांव के पीछे वाली नदी में डाल देते हैं। वहां चुड़ैल के डर से जल्दी कोई नहीं जाता। इस तरह किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहाँ सच में चुड़ैल हुई तो? ना बाबा ना, मुझे डर लगता है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। अरे, वहां कोई चुड़ैल नहीं है। मेरे पिताजी ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी कि उस नदी में चुड़ैल है, ताकि कोई दूसरा मछुआरा वहां मछली पकड़ने न जाए और सारी मछलियां उन्हें ही मिलें। अब चल, जल्दी कर। अब राकेश और मीरा सीमा को जंगल में लेकर जाते हैं और उसके टुकड़ों को बोरी सहित नदी में फेंक देते हैं। फिर दोनों वापस अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह जब कुलदीप सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है। वह घबराकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। सीमा, सीमा, कहाँ हो सीमा? अरे, ये सीमा सुबह सुबह कहाँ चली गई? इतनी सुबह सुबह तो वो कहीं नहीं जाती। फिर आज बिना बताए कहाँ चली गई? बाहर जाकर देखता हूं, शायद पानी भरने गई हो। अरे, सीमा तो यहां पर भी नहीं है। कुलदीप सीमा को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। न जाने सीमा कहाँ चली गई है। कल रात तक तो वह मेरे साथ ही थी। आज आंख खुली तो मैंने खुद को अकेला पाया। सीमा न जाने कहां होगी, कैसी होगी। हे ऊपर वाले, मेरी सीमा की रक्षा करना। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कुलदीप सीमा को दोबारा ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सीमा उसे कहीं नहीं मिलती। न जाने मेरी सीमा कहां होगी, किस हाल में होगी। सीमा कहां हो तुम? वापस आ जाओ। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है मेरी। सीमा को ढूंढते हुए अब कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन उसे सीमा नहीं मिलती है। एक दिन कुलदीप मीरा को ढूंढते हुए थक जाता है और नदी किनारे जाकर बैठ जाता है। मेरी सीमा, तुम कहां चली गई हो? तुम वापस लौट आओ ना। मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। तुम्हारे बिना एक एक दिन भी जैसे सदियों लगता हो। इतना कहकर कुलदीप नदी में एक पत्थर मारता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। बहन बहन में हुआ बंटवारा, लालच में आकर अपने हाथों से अपनी बहन को ही मारा। माँ संग रहती तो करती एक दूजे से प्रेम। माँ के मरने के बाद बनी दुश्मन मेरी बहन। अरे, ये कौन बोला? यह कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। देखो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। सामने आओ। कुलदीप चारों ओर देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। लगता है मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। जो भी था आज बच निकला। दोबारा अगर किसी ने ऐसा मजाक किया तो उसकी खैर नहीं। कुलदीप अब थक हार कर वापस अपने घर लौट जाता है। अगले दिन गांव का ही एक लकड़हारा धनिया जब जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा था तभी उसे रास्ते में प्यास लगती है। नदी को देखकर धनिया वहीं रुक जाता है और कहने लगता है, बहुत प्यास लग रही है। हाँ,
इस नदी से थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इसका पानी कितना साफ और ठंडा दिखाई दे रहा है। बहन बहन में हुआ बंटवारा, लालच में आकर अपने हाथों से अपनी बहन को ही मारा। माँ संग रहती तो करती एक दूजे से प्रेम, माँ के मरने के बाद बनी दुश्मन मेरी बहन। अरे कौन है वहां? कौन बोल रहा है? अरे बाप रे बाप, लगता है इस नदी में कोई चुड़ैल है। मुझे तो लगा था कि ये अफवाह है, लेकिन ये तो सच निकला। भागो रे भागो, इससे पहले कि ये चुड़ैल मुझे पकड़ ले। अब धनिया वहां से भाग जाता है और अपने कानों से सुनी सारी घटना गांव वालों को बताता है। गांव के लोगों को अब वो नदी पूरी तरह से भूतिया नदी लगने लगी थी। सुना है पूरे गांव में उस नदी की ही चर्चा हो रही है। अब कोई उस नदी के पास नहीं जाता। धनिया बता रहा था कि उस नदी में चुड़ैल है, उसने खुद देखा है। हाँ, मैंने भी अपने पति को उस रास्ते से जाने के लिए मना किया है। क्या पता कब वो चुड़ैल उनसे लिपट जाए और घर चली आए। एक दिन मीरा उस रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसे भी यही आवाज सुनाई देती है। बहन बहन में हुआ बंटवारा, लालच में आकर अपने हाथों से अपनी बहन को ही मारा। माँ संग रहती तो करती एक दूजे से प्रेम, माँ के मरने के बाद बनी दुश्मन मेरी बहन। अरे ये तो सीमा दीदी की आवाज है, और ये वही नदी है जिसमें सीमा दीदी की लाश के टुकड़े डाले थे। इसका मतलब कि ये सीमा दीदी की आत्मा बोल रही है। अब मीरा को बहुत डर लगने लगता है और वो खुद से कहती है, अब मेरी बहन की आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। उसकी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह मेरी जान न ले ले। मुझे ये सब पति जी को बताना होगा। अब मीरा दौड़ते हुए अपने घर जाती है और सारी बात अपने पति को बताती है। अब क्या होगा जी? क्या सीमा दीदी की आत्मा हम दोनों को मार डालेगी? हमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, हमें उसे मारना नहीं चाहिए था। हम नहीं, तू, सिर्फ तू। तूने अपनी बहन को लालच में आकर मारा था। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था, समझी तू? तू अपनी बहन की कातिल है, मैं नहीं। मैं अब तुझे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू आज के आज ही मेरे घर से निकल और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। अजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में आपके सिवा मेरा है ही कौन? मुझ पर दया कीजिए, मुझे मत निकालिए। मैं आपके चरणों में पड़ी रहूंगी। तू यहाँ से जाती है या मैं सबको इकट्ठा करके तेरा सच सबको बता दूं कि कैसे तूने अपनी ही बहन की जान ले ली। फिर गांव वाले तुझे पत्थर मार मार कर गांव से ही निकाल देंगे। चल जा यहाँ से, अब दोबारा यहाँ मत आना। राकेश अब सारा इल्जाम मीरा पर डाल देता है और उसे घर से निकाल देता है। आई थी बड़ी मुझे अपने पाप में शामिल करने वाली। अब मैं इस सारी संपत्ति का अकेला मालिक हूं। ये तो मैंने अच्छा किया कि मैंने सारी दौलत जायदाद अपने नाम करवा ली थी। अब ये सब कुछ मेरा है, सिर्फ मेरा। मीरा का पति सारी संपत्ति हड़प कर कुछ दिनों बाद दूसरा विवाह कर लेता है। सुंदरी, मैं हमेशा से तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। लेकिन देखो, आज मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। आज देखो, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया की ढेर सारी दौलत और एक सुंदर सी पत्नी। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने अपनी पत्नी को निकाल फेंका। उसका मनहूस साया हमारे नए जीवन पर बुरा असर डालता। अब इस घर में हम शांति से अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। इधर मीरा की सारी संपत्ति पर अब राकेश का राज होता है। वहीं दूसरी तरफ मीरा पूरी तरह से बेबस हो जाती है और अपनी बहन सीमा को याद करती है। काश मैंने दीदी को न मारा होता तो आज वो मेरे साथ होती, और राकेश मेरे साथ ऐसा करने का सोचता भी नहीं। दीदी हमेशा मेरी ढाल बनी रहती थी, लेकिन मैंने अपने ही हाथों अपनी बहन को मार डाला। मैं राकेश की बातों में कैसे आ गई थी? मैंने कैसे सोच लिया कि दीदी मेरा बुरा सोचती है? मेरी मति मारी थी जो मैं ये सब कर गई। अब मेरे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है। मैं दीदी को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन
उससे माफी जरूर मांग सकती हूँ, फिर चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मीरा अब रोते हुए नदी किनारे जाती है और सीमा की आत्मा से अपनी गलती की माफी मांगती है। सीमा दीदी, अगर तुम मेरी आवाज सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे सारी जिंदगी भुगतनी है। राकेश ने मुझे घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति हड़प कर दूसरी शादी कर ली। देखो दीदी, मैं अभागन आज खाली हाथ रह गई हूँ। मैंने जिस तरह तुम्हारी जान ली, कोई दुश्मन की जान भी ऐसे नहीं लेता। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा कुलदीप ये सब सुन लेता है और हैरान रह जाता है। क्या तुमने अपनी ही बहन को मार डाला? इसका मतलब मेरी सीमा मर चुकी है? मेरी सीमा को तुमने मार डाला? तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बहन की जान लेते हुए? तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था ना, फिर भी तुमने हिस्से की लालच में आकर अपनी बहन को क्यों मार डाला? तुम्हारे जैसी बहन होने से तो अच्छा है कि किसी की बहन ही न हो। मैं पति जी की बातों में आ गई थी। उसने मुझे दीदी के खिलाफ बहुत भड़काया था। उसने जाल बिछाकर मुझे मोहरा बनाया और सब कुछ अपने नाम करवा लिया। मैंने इस खेल में अपना सब कुछ खो दिया, माँ, बहन, पति और संपत्ति। कुलदीप सीमा की मृत्यु की खबर सुनकर रोने लगता है। मेरी पत्नी सीमा मुझे छोड़कर चली गई और मैं अभागी रोज उसके आने की राह देखता हूँ। मुझे क्या पता था कि मैं जिसके आने का इंतजार कर रहा हूँ वो दुनिया से ही जा चुकी है। मैं सारा सच कबूल करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। काश मैं अपनी बहन को वापस ला सकती, लेकिन मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तभी वहां से एक साधु संत गुजरते हैं और मीरा को रोता देख उससे रोने की वजह पूछते हैं। बेटी, तुम और ये आदमी इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हो? क्या तुम दोनों को कोई परेशानी है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बोलो बेटी, क्या बात है? मीरा अब सारी बात साधु संत को बताती है। क्या तुमने अपनी बहन को मार डाला? ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब नादानी में जो भूल तुमसे हो गई है, उसे अगर तुम सुधारना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोलो, क्या तुम तैयार हो? हाँ बाबा जी, मैं तैयार हूँ। बस मेरी दीदी जीवित हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसमें तुम्हारी जान ही जाएगी। ये लो, ये माला पहन लो। ये रुद्राक्ष माला है। इसे पहनकर तुम्हें नदी में जाना होगा और अपनी बहन के किसी भी टुकड़े पर ये रुद्राक्ष माला डालनी होगी, तभी तुम्हारी बहन पुनः जीवित होगी। फिर उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं अपनी बहन को दोबारा जीवित जरूर करूंगी। अगर मेरे पाप की सजा मेरी मृत्यु है तो मुझे मंजूर है। मीरा, ऐसा मत करो। तुम्हारी बहन कभी ये नहीं चाहेगी कि तुम्हें कुछ हो। मेरी बात मानो, जो चला गया उसे ईश्वर की मर्जी समझकर जाने दो। तुम अपने प्राण दांव पर मत लगाओ। नहीं, ये सब मैंने किया है तो अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। जब तक मेरा ये बोझ कम नहीं होता, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगी। इसलिए मेरा मरना ही ठीक रहेगा। मीरा बिना देरी करे माला पहन लेती है और नदी में चली जाती है। दीदी, दीदी, आखिर दीदी के शव के टुकड़े कहाँ होंगे? हाँ, वो रहा। जल्दी से ये माला दीदी पर डाल देती हूँ। मीरा के माला डालते ही सीमा के शरीर के टुकड़े जुड़ जाते हैं और वह जिंदा हो जाती है। साथ ही मीरा को भी कुछ नहीं होता और अब दोनों बहनें नदी से बाहर भी आ जाती हैं। सीमा, तुम जिंदा हो गई। तुम्हारे बिना मेरा बहुत बुरा हाल था।
अरे मीरा, तुझे भी कुछ नहीं हुआ? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। बाबा जी, मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? आपने तो कहा था कि दीदी के जिंदा होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, दीदी तो जिंदा हो गई है, लेकिन मैं भी सही सलामत हूँ। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये सब ऊपर वाले का खेल है। वो कब कहाँ क्या पलट दे, ये केवल वही जान सकता है। लगता है उसे तेरा साफ मन पसंद आ गया है, इसीलिए उसने तेरी मृत्यु टाल दी है। जाओ, अब अपनी बहन के साथ खुश रहो। साधु संत ये कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि मीरा अब सीमा से माफी मांगती है। दीदी, क्या तुम अपनी छोटी बहन को माफ कर सकती हो? मैं जानती हूँ मेरी गलती नहीं, बल्कि जानबूझकर किया हुआ पाप है। लेकिन सच मानो, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा पगली, तू मेरी छोटी बहन है और मैं तुझे बहुत चाहती हूँ। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अकेला छोड़ूंगी? कभी नहीं, तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, समझी तू? खुद को कभी अकेला मत समझना, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है दीदी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इतना कहकर मीरा सीमा के गले लग जाती है। सुन बहन, हमें राकेश को उसके किए की सजा दिलानी होगी। वो ऐसे बचकर नहीं जा सकता। उसके खिलाफ हम पंचायत बुलाएंगे और उसकी सच्चाई सबको बताएंगे। लेकिन दीदी, वो बहुत चालाक है, उल्टा हमें ही फंसा देगा। मेरी मानो तो उससे दूर ही रहो। नहीं मीरा, हम उस राकेश से डरकर हार नहीं मान सकते। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो वो कल को ये सब दोबारा करेगा। हमें गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। ठीक है दीदी, मैं उस राकेश को सबक सिखाने के लिए तैयार हूँ। उसने मेरे साथ जो भी किया, मैं उन सब का बदला उससे जरूर लूंगी। अगले दिन दोनों बहनें राकेश के खिलाफ पंचायत बुलाती हैं। पंचायत में सरपंच और गांव के कुछ किसान मौजूद होते हैं। तभी सरपंच कहता है, राकेश, मीरा जो कह रही है, क्या ये सब सच है? क्या तुमने इसकी सारी संपत्ति हड़प ली है? सरपंच जी, ये सब झूठ है। अरे, जब ये अपनी सगी बहन की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? इस मीरा ने अपनी बहन सीमा की हत्या कर दी है। ये कातिल है, कातिल। अब ये मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे मेरी सारी संपत्ति छीनना चाहती है और मुझे जान से मारना चाहती है। अगर मीरा ने अपनी बहन को मार डाला है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? सरपंच जी, ये सब इस राकेश का किया धरा है। इसने छल से सब कुछ अपने नाम कर लिया और हमारी सारी संपत्ति हड़प ली। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे साथ इंसाफ करें और हमारा हिस्सा हमें वापस दिला दें। हाँ सरपंच जी, इस राकेश ने मुझे घर से भी निकाल दिया और दूसरी शादी भी कर ली। ये एक लालची और चालबाज इंसान है। सीमा, मीरा, मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें वापस दिलाता हूं और इस राकेश को गांव से बाहर निकालता हूं। इस राकेश की सजा यही है कि आज के बाद से ये इस गांव से बाहर रहेगा। अरे सरपंच जी, ऐसा मत करिए। मैं गांव छोड़कर कहां जाऊंगा? मुझे गांव से मत निकालिए। तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। चलो निकलो यहां से। इतना कहकर सरपंच जी राकेश को गांव से बेदखल कर देते हैं। राकेश गांव से बाहर की ओर चल देता है। अरे, ये क्या हो गया? हाथ से सब कुछ गया तो गया, साथ ही मुझे गांव से भी निकाल दिया गया। आज मुझे अपनी ही चालाकी और लालच भारी पड़ गया। सरपंच द्वारा राकेश को हमेशा हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि सीमा और मीरा को उनकी संपत्ति वापस मिल जाती है। दीदी, ये सब कुछ तुम्हारा है। अब तुम इसकी मालकिन हो। मैं अब चलती हूँ। तुम हमेशा खुश रहना और हो सके तो मुझे याद करना। अरे पगली,
ये तू क्या कह रही है? कहाँ जाएगी तू? मेरे होते हुए तू कहीं नहीं जाएगी। तू मेरे साथ मेरे घर चल रही है। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। माँ के जाने के बाद हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम मीरा का ख्याल रखें। चलो मीरा, हमारे साथ हमारे घर। अब से वह तुम्हारा भी घर है। मैंने आप दोनों के साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप दोनों मुझे अपने घर पर रख रहे हो। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहन और इतने अच्छे बहनोई मिले। चल अब फिर से रोना मत शुरू कर देना। बाकी के आंसू अब घर जाकर निकालना। तू बस मुझे हंसती हुई अच्छी लगती है, रोती हुई नहीं। चल अब घर चल। सीमा अब मीरा को अपने घर पर रख लेती है। अब दोनों बहनें फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।